वेलकम चिल्ड्रेन। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये है आपका चैप्टर 18 क्लास 8। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एयर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, हाउ डज एयर गेट्स पोल्यूटेड, इंडोर एंड आउटडोर air pollutants, primary and secondary air pollutants and their effects, greenhouse effects and ozone layer depletion। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज एयर। एयर इज ए combination of different gases that forms the atmosphere of the earth। बच्चों आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एंड लाइक हीलियम एंड ओजोन, आर्गन, ये सारे 0.04% कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये सारे एयर मिलकर आपका, ये सारे गैसेस मिलकर आपका एयर बनाता है। तो ये जो एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने बताया, ये वैरी करता है डिफरेंट प्लैनेट्स में, बट ये जो हमने परसेंटेज बताया, ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ये 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 0.01% होता है। तो ये ग्राफ के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। आप देख सकते हो सबसे बड़ा हिस्सा, जो मेजर हिस्सा होता है नाइट्रोजन, जो कि 78% कंस्टिट्यूट करता है, ग्रीन कलर ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है। ऑक्सीजन 20 to 21% होता है, जिसको रेड कलर से दिखाया गया है। उसके अलावा आपका वाटर वेपर एंड अदर इनर्ट गैसेस, ये सारे आपके 1% या फिर 0.97% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पर्पल कलर से दिखाया गया है, ये होता है 0.03%। ना बच्चों, हमारा इस टॉपिक में सबसे जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है वो है एयर पोल्यूशन। सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, air pollution is defined as the presence of different substances in a certain concentration in the air that causes harm to human being and the environment। हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन है, ये जो मैंने पढ़ा, ये है एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन। देखो बच्चों, एक्चुअली एयर पोल्यूशन होता क्या है? हमने आपको कुछ गैसेस का एक फिक्स्ड अमाउंट में एटमॉस्फेयर में होने के बारे में बताया, लेकिन उस गैस का अगर कोई भी, मान लो आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो जाए और इतना ज़्यादा हो जाए कि वो एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल बन जाए, तब हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। उसी तरह एयर में अगर डस्ट ज़्यादा रहेंगे, स्मोक ज़्यादा रहेंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, तब हम बोलते हैं कि एयर हैज़ गॉट पोल्यूटेड। ओके, सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एयर गेट्स कंटामिनेटेड ड्यू टू हार्मफुल एंड अननेसेसरी सब्सटेंसेस दैट कैन अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ये दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो ये बच्चों देखो, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे इंडस्ट्री के वजह से, इंडस्ट्री से निकलता हुआ स्मोक के वजह से किस तरह हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्री से काफ़ी सारे पॉइजनस गैस रिलीज होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। अभी सवाल ये है कि एयर किस तरह पोल्यूट होता है, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? एयर को जो पोल्यूट करता है उसको कहा जाता है एयर पोल्यूटेंट्स। एनी अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर दैट डिक्रीजेस इट्स क्वालिटी
एयर का क्वालिटी सही कहा जाता है जब उसमें 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 78% नाइट्रोजन और 0.97% बाकी अदर गैसेस लाइक वाटर वेपर, आर्गन वगैरह होता है। अगर इसके अलावा और कोई भी गैस, पॉइजनस गैस या फिर कोई एक गैस ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हार्मफुल हमारे लिए होता है, तो उस सब्सटेंस जो कि एयर का क्वालिटी को खराब कर देता है उसको कहा जाता है एयर पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्मोक इज एन एयर पोल्यूटेंट, और ये एयर पोल्यूटेंट डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स इट इज ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। दो तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स एयर पोल्यूटेंट। एक है इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स, दूसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। सो सोर्स के ऊपर डिपेंड करके दो तरह के एयर पोल्यूटेंट, दो तरह का डिवीजन होता है, एक है इंडोर एंड आउटडोर और एक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि इंडोर पोल्यूटेंट्स क्या होता है। दीज पोल्यूटेंट्स आर जेनरेटेड इंडोर्स, यानी घर से, इंस्टीट्यूशन से, बिल्डिंग से, या फिर जो कमर्शियल फैसिलिटीज़ है, या फिर इंडोर एयर, इंडोर यानी कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज़ हो रहा है, या फिर कोई भी जैसे कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, तो ऐसे जगह से जब पोल्यूटेंट्स रिलीज होता है तो उसको कहा जाता है इंडोर पोल्यूटेंट्स। सो इंडोर एयर पोल्यूशन मे नॉट सीवियरली इम्पैक्ट पीपुल्स हेल्थ। जैसे हमारा किचन से धुआं निकलता है, और आजकल तो हम गैस का चूल्हा सब लोग यूज करते हैं, तो उससे उतना धुआं निकलता नहीं है, उतना स्मोक रिलीज नहीं होता, तो इतना हार्मफुल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। सो लेकिन अगर इस तरह अगर ज़्यादा, जैसे हम पहले क्या करते थे या फिर गांव में क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में वुड को जलाते हैं, तो उससे काफ़ी धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं ज़्यादा निकलता है वो कम मात्रा में जब निकलता है तो इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रन में हम अगर बहुत सालों तक, दिनों तक उसको इनहेल करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। उसी तरह इंडोर पोल्यूटेंट्स का और एक एग्जाम्पल है टोबैको स्मोक। जो स्मोकिंग करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक करता है उसके लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन जो स्मोक करता है उसके सामने जो आदमी होता है, उसके अगल बगल जो आदमी होते हैं उसको भी इनहेल करते हैं, तो उनके लिए भी ये खतरनाक साबित होता है। देन बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स लाइक पेट हेयर, फंगाई, बैक्टीरिया, पॉलेंस। जैसे आपने घर में पेट पाल के रखा है तो उसका जो हेयर्स एयर में जाता है, फिर हमारे नाक में घुस जाता है, सो दैट एंटर्स इनटू द लंग्स, वो भी एक तरह का एलर्जी कॉज करता है। उसी तरह फंगस जब रह जाता है एयर में, वो भी इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरिया, पोलन ग्रेन्स फ्लावर का, ये सब कुछ लोगों के लिए ये एलर्जिक होता है। सिमिलरली बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे आप सीमेंट या फिर कहीं तोड़ा जा रहा है बिल्डिंग को, ठीक है, लाइक लेड एंड एस्बेस्टस, ये सारे क्या करते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के कांटेक्ट में बहुत दिनों तक आते हैं तो ये कैंसर कॉज करते हैं। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है कुछ, इट इज़ ऑल्सो ए इंडोर पोल्यूटेंट, जिसके जो कि एक हाईली पॉइजनस गैस होता है और हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। तो ये हुए बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमारे घर का यानी इंडोर से कहाँ कहाँ से किस तरह का पोल्यूटेंट्स निकलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे बेडरूम से डस्ट माइट्स, पेट डैंडर्स, पेट का जो डैंडर होता है, या फिर डस्ट माइट्स, जो छोटे छोटे माइट्स होते हैं, आँखों को दिखाई नहीं देता लेकिन ये माइट्स हवा में हमेशा घूमते रहते हैं। उसी तरह बाथरूम में आपका माइल्ड्यू, बैक्टीरिया, वायरसेस, हाउस होल्ड क्लीनर्स, सो ये सारे आपके पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। उसी तरह आपका एटिक में, लाइक छत में आपका एजबेस्टस है तो वहाँ पर भी आपका एजबेस्टस, डस्ट, केमिकल्स, ये सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। किचन में केमिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
लिविंग एरियाज में टोबाको स्मोक, कोई गेस्ट आया हुआ है या फिर घर का ही कोई आदमी अगर स्मोक करता है तो टोबाको स्मोक का जो स्मोक रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली उसमें होता है। देन कारपेटिंग, फर्नीचर, ये सबसे भी कुछ कुछ पोल्यूटेंट्स निकलता है। और देन गैरेज में कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली जो आपका व्हीकल होता है वहाँ से रिलीज होता है। और पेंट वगैरह होता है, सॉल्वेंट, ये सब आपका पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। यार्ड में पोलन, आपका कोई बाग बगीचा अगर है वहाँ पर हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं हम, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं और वहाँ से पोलन भी रिलीज होता है। तो ये सारे डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, इसको कहा जाता है इंडोर पोल्यूटेंट्स। ओके, तो अभी इंडोर एयर क्वालिटी क्या होना चाहिए? मान लो एक घर के अंदर या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हम काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो वहाँ का क्वालिटी क्या होना चाहिए? इसको कहा जाता है IAQ। इंडोर एयर क्वालिटी इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ द एयर विद इन हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर। Low indoor air quality can lead to immediate effect such as irritation in the eyes, redness of the eyes, headache और dizziness। यानी आपको मान लो घर में आप किचन से कुछ धुआं निकलता है तो पूरा घर में स्प्रेड हो जाता है, तो हमको क्या होता है, आँख में जलन होने लगता है, अगर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आँख लाल हो जाते हैं, हेडेक होने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो ये सारे इमीडिएट इफेक्ट दिखाते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में ये पोल्यूटेंट्स घर के अंदर होते हैं, इंडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं। और ये एक एडवर्स इफेक्ट भी कॉज कर सकता है, अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा चला तो अस्थमा कज कर सकता है, ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो एयर प्यूरिफायर्स यूज़ किया जाता है घर में एंड ऑफिस में एयर क्लीन करने रखने के लिए। आप देखो एसी लगाते हैं तो एसी जब चलाते हैं तो पूरा चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर मान लो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो कुछ देर के बाद क्या होता है, वहाँ पर सफोकेशन होता है। तो ये सफोकेशन को रिमूव करने के लिए हमको वक्त वक्त पर जो एयर कंडीशनर होता है उसको बंद करके दरवाज़ा को खोल देना चाहिए। तो ऐसे कुछ रास्ता है जिससे हम इंडोर का जो एयर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा एयर प्यूरिफायर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आउटडोर पोल्यूटेंट्स क्या होता है। आउटडोर एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ द एयर इन द ओपन एनवायरनमेंट। अभी हमने देखा, इससे पहले जो देखा इंडोर पोल्यूटेंट यानी घर के अंदर या फिर किसी रूम के अंदर या फिर एक क्लोज्ड एरिया में जो पोल्यूशन होता है। लेकिन एक्सक्यूज मी, सो आउटडोर पोल्यूटेंट यानी ओपन एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है, जो पोल्यूशन का कॉज यानी जो चीज़ें पोल्यूट करता है एयर को, उसको कहा जाता है आउटडोर पोल्यूटेंट्स। तो आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स जनरली कहाँ से रिलीज होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल्स। हम लोग कचरा बाहर फेंकते हैं, फिर वो कचरा को जला दिया जाता है और इंडस्ट्री से स्मोक रिलीज होता है, गाड़ी से, व्हीकल से स्मोक रिलीज होता है। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, क्वालिटी जो एयर का, बाहर का एयर का क्वालिटी को बहुत मात्रा में कम कर देते हैं, उसका क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, जिसके वजह से पूरा एनवायरनमेंट ही ख़राब हो जाता है। सो बहुत तरह के आउटडोर पोल्यूटेंट्स है, क्या क्या है देखते हैं चलिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें से ऐसे तो बहुत सारे हैं आउटडोर पोल्यूटेंट्स, लेकिन उसमें से मेजर पोल्यूटेंट्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये बच्चों देखो, आउटडोर पोल्यूटेंट्स जो हमने आपको बताया उसको कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी हम जो व्हीकल वगैरह यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उससे पोल्यूटेंट्स जो रिलीज होता है वो 57% होता है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो रिलीज होता है वो 12% होता है। फ्यूल कंबस्शन यानी हम पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं या फिर हमारा जो वुड जलाते हैं, उससे 21% ये व्हीकल को छोड़ के, ये व्हीकल को छोड़ के, व्हीकल वाला ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है। व्हीकल को छोड़ के जितने आपका जो फ्यूल वगैरह हम जलाते हैं वो 21% पोल्यूटेंट रिलीज करता है और बाकी अदर्स 10% पोल्यूटेंट रिलीज करता है।
अभी हमने पढ़ा था कि दूसरी तरह का जो पोल्यूटेंट है एक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द एमिशन इनटू द एयर, कहाँ से रिलीज हो रहा है, द एयर पोल्यूटेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी और सेकेंडरी. कहाँ से रिलीज हो रहा है एमिशन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वंस दैट आर एमिटेड डायरेक्टली इन द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डायरेक्टली किसी भी जगह से डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से पूरा सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. तो अभी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है क्या. Secondary pollutants are those pollutants which are generated due to the reaction between the various constituents of the air. For example, acid rain. अच्छा, एसिड रेन क्यों होता है, क्योंकि जो आसमान में बादल जो बनता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ वाटर वेपर का रिएक्शन होता है, जिसके वजह से एसिड रेन कॉज करता है. एंड एसिड रेन इज ऑल्सो ए पॉल्यूटेंट, लेकिन ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, दो चीज़ों का रिएक्शन की वजह से ये बनता है. ठीक है, और ये दो चीज़ जब अलग अलग होते हैं तो इतना हार्मफुल नहीं होते, लेकिन दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक पॉल्यूटेंट बनाते हैं. उसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड बनाता है. सो इट कॉजेज, जब रेन होता है तो ये एसिड अर्थ सरफेस में पहुंचता है और उसको एसिड रेन कहा जाता है. तो इस तरह का पॉल्यूटेंट को हम बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. सो यहाँ क्लियरली हमने पिक्चर के साथ दिखाया है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं. यहाँ आप देखो बच्चों, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कि डायरेक्टली आपका इंडस्ट्री से रिलीज होता है, व्हीकल से रिलीज होता है. अब थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ वोल्कानो से रिलीज होता है. दिस इंक्लूड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये सारे आपके डायरेक्ट आप देख सकते हो व्हीकल, मोबाइल व्हीकल्स, देन स्टेशनरी, लाइक स्टेशनरी में आपका इंडस्ट्रीज वगैरह है, वोल्कानो है, ये सबसे रिलीज होता है. अभी ये जो गैसेस एटमॉस्फेयर में गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारे क्या होता है जब आपका क्लाउड बनता है, क्लाउड में वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर के साथ ये रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड. तो इस तरह का एसिड जो कि बहुत ही हाईली टॉक्सिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऐसे बनाते हैं. और ये जब बारिश होता है तो बारिश के साथ अर्थ सरफेस में आ जाते हैं. नाउ कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्यों होता है. एयर पोल्यूशन का जो पोल्यूटेंट रिलीज होता है उसका जो सोर्स होता है डिफरेंट तरह का सोर्स होता है. एक है नेचुरल सोर्स. क्या होता है, मान लो आपने आप फॉरेस्ट में फायर, आग लग गया, या फिर वोल्केनिक एरप्शन हुआ. वोल्कानो तो मैन मेड नहीं है, फॉरेस्ट फायर भी मैन मेड नहीं होता. तो ये सब नेचुरल एक्टिविटीज़ के वजह से, नेचुरल फेनोमेना के वजह से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देता है, दे आर द नेचुरल सोर्सेस फॉर एयर पोल्यूशन. तो नेचुरल सोर्सेस क्या है बच्चों, फॉरेस्ट फायर्स एंड वोल्केनिक एरप्शन. सिमिलरली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल को हम जब जलाते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, वुड, ये सारे हम क्या करते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में या फिर व्हीकल में यूज़ करते हैं, जिससे कि हार्मफुल गैसेस रिलीज होता है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सो ये फ्यूल बर्न करने के वजह से भी पॉल्यूशन होता है. तो पहला हुआ हमारा नेचुरल सोर्स, सेकेंड हुआ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एंड तीसरा है एग्जॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज. बहुत सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ से कि हार्मफुल सब्सटेंस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे रिलीज होते हैं जो कि एयर का क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है. तो ये तीन है मेजर. इसके अलावा और भी कॉजेस है एयर पोल्यूशन का. एक है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़.
उनमें से। तो जैसे हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स कुछ यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो ये जो केमिकल हम जब स्प्रे करते हैं तो उसमें से जो ड्रॉपलेट रिलीज होता है वो भी एटमॉस्फेयर यानी एयर में सस्पेंड हो जाता है और एयर का क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है, एयर पोल्यूट होता है। उसके अलावा पोल्यूशन ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू हाउस होल्ड्स, जैसे हमने घर में पेंट किया और या फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपका गर्म हवा निकलता है एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा हीट भी तो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देता है। उसी तरह रेफ्रिजरेटर एंड अदर एप्लायंसेस यूज्ड इन द हाउसेस ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। ठीक है। सो एयर पोल्यूशन, आपका जो रेफ्रिजरेटर एंड आपका जो एयर कंडीशनर होता है वहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ये हमारा जो ओजोन लेयर होता है एटमॉस्फेयर में, उस ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। ठीक है। और ये ओजोन लेयर डैमेज होने से क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। सो बर्निंग ऑफ वुड एंड काउ डंग केक इन रूरल एरिया ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। देन माइनिंग एक्टिविटीज़ लाइक कोल माइनिंग वगैरह होता है, तो वहाँ से भी डस्ट रिलीज होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करता है। अभी हम देखेंगे बच्चों इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये पोल्यूटेंट्स का क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। एक एक करके पोल्यूटेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पोल्यूटेंट्स कॉलम एक है, दूसरा है सोर्स कहाँ से रिलीज होता है, तीसरा है पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इम्प्रॉपर कंबस्शन ऑफ फ्यूल। कोई फ्यूल अगर अच्छी तरह जल नहीं रहा है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है और ये जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, आप लोग सब जानते हो, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। देन नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक प्लस फॉग। फॉग आप जानते हो, कोहरा, कोहरा के साथ अगर स्मोक मिल जाए तो स्मोक बनता है। और इसके आपका जो स्मोक होता है, स्मोक की वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है एंड इट कॉजेस आस्थमा, हुइजिंग, कफ। देन ज़्यादा अगर एक्सपोज होंगे तो लीड्स टू डिक्रीज्ड विजिबिलिटी, देखने में भी तकलीफ होती है। ये ज़्यादातर आपने हर विंटर सीजन में आप दिल्ली की ये प्रॉब्लम सुन रहे होंगे न्यूज़ में। देन सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ कोल। कोल को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये भी आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है एंड इट कैन ऑल्सो डैमेज आवर लंग्स। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि हमारा एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है एंड ये ओजोन लेयर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है। देन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। अब जब जलाते हो तो आप देख रहे होंगे कुछ ब्लैक पार्टिकल्स हवा में घूमते रहते हैं। सो ये क्या करता है, ऐसे अगर हवा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अगर घूमते रहेंगे तो हमारा विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है एंड इट लीड्स टू प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। नाउ बच्चों, एयर पोल्यूशन का किस तरह हार्मफुल इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर रहा है उसका एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ताजमहल के ऊपर किस तरह इफेक्ट हुआ है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि ताजमहल आप जानते हो आगरा है एंड आगरा इज लोकेटेड नियर द इंडस्ट्रियल एरियाज। जो ताजमहल है इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास है। सो हम पढ़ चुके हैं कि जो आउटडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ताजमहल।
देखो बच्चों, ताजमहल आप में से कुछ बच्चे ज़रूर देखे होंगे, या फिर आप पिक्चर में तो ज़रूर देखे होंगे, कहीं ना कहीं आप किसी मूवी में भी देखे होंगे। सो अब जब पहले मार्बल, ये मार्बल का बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ मैं दो पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। जो लेफ्ट साइड है वाइट कलर दिख रहा है, जो आपका ताजमहल वो वाइट कलर मार्बल से बना हुआ था, जो कि इतना शाइनिंग था। लेकिन आप अभी राइट साइड में देख सकते हो कि ये अभी का ताजमहल है, किस तरह मार्बल का डीकोलराइजेशन हो गया है। इतना सुंदर मार्बल मार्बल जिसको कि हमारा राजा महाराजा ने बनाया था, किस तरह वो डीकलराइज हो गया है और उसका सुंदरता नष्ट हो गया है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है बच्चों, किस तरह ताजमहल अफेक्टेड हुआ है एयर पोल्यूटेंट से। तो ये जो आगरा में ताजमहल है उसका जो इस तरह हालत हुआ है, उसका कॉजेस क्या है? द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इन द that is around the Taj Mahal are the industries around the आगरा। आगरा के चारों तरफ जो इंडस्ट्रीज है वहाँ से जो स्मोक रिलीज होता है वही है इसका वजह। द लाइक क्या क्या है इंडस्ट्री, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ। मथुरा ऑयल रिफाइनरी एंड सम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर देयर, रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड chemical industries are also there around the Agra. The major pollutants that is released from the industries that is located nearby Agra are nitrogen dioxide, sulfur dioxide। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और मैंने जैसे बताया था कि क्लाउड के साथ मिलके ये एसिड रेन बनाते हैं, और आगरा में एसिड रेन होता है, ठीक है। और ये एसिड रेन के वजह से ताजमहल का इस तरह डीकोलराइजेशन, यानी जैसे वाइट कलर था अभी येलोइस हो गया है, और इसको हम एक तरह से मार्बल कैंसर भी कहा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, व्हाट इज मार्बल कैंसर? ओके, एंड द मथुरा ऑयल रिफाइनरी इज ए मेजर सोर्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर in the air around the Taj Mahal, which is making the white marble looking yellow in color। तो ये ताजमहल में, ताजमहल जहाँ पर लोकेट है, ये बहुत सारे हमारे देश विदेश के सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, और टूरिज्म के ऊपर हमारा इकोनॉमी, कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो भी डिपेंड करता है। इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स। अभी देखेंगे क्या क्या स्टेप्स लिया है गवर्नमेंट ने। The industries are switching to clean fuels such as CNG and LPG to prevent air pollution। जैसे पहले फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज होता था लाइक डीजल वगैरह यूज होता था, या फिर अदर फ्यूल यूज होता था, जिससे ये जो पॉइजनस गैसेस ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते थे। तो अभी प्योर या फिर क्लीन फ्यूल यूज हो जाता है, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि पोल्यूशन को काफ़ी मात्रा में कम कर देता है। इस तरह का फ्यूल यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। उसके अलावा जो व्हीकल वगैरह होता है उसमें अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करने के लिए कहा जाता है, ताकि स्मोक ज़्यादा ना रिलीज़ हो, और ख़ास करके ताजमहल एरिया में इस तरह का मतलब अनलीडेड पेट्रोल डालने के लिए व्हीकल में कहा जाता है। एयर पोल्यूशन का एक दूसरा और बहुत ही खतरनाक इफेक्ट होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? जब सन रे अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब क्या होता है, ये तो रेडिएशन होता है। तो ये रेडिएशन जो हीट रे आता है, फिर से वो रिफ्लेक्ट होके स्पेस को चला जाता है, और कुछ क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, जो कि सन का रे, हीट रे को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, वाटर वेपर,
दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और अर्थ को गर्म कर देता है, और इस फेनोमेना को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा जाता है बच्चों? जहाँ पर मौसम हर वक्त ठंडा रहता है, लेकिन हम वहाँ पर ऐसे प्लांट ग्रो करना चाहते हैं जिसको कि थोड़ा सा गर्मी चाहिए, तो हम एक ग्लास हाउस बनाते हैं ताकि उसके अंदर सन रे, जो हीट रे अंदर जाएगा, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो सारा हीट ग्लास चैम्बर के अंदर रहेगा और आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरली क्या होता है, हम ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रीज, व्हीकल, ये सबसे जो पॉइजनस गैस रिलीज होते हैं, ये एक अर्थ का एटमॉस्फेयर में लेयर बना देते हैं। तो ये हमारा जो ग्रीन हाउस का जो ग्लास कवरिंग के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है और अर्थ को गर्म कर देता है, ठीक है, और जिसके वजह से एक स्टेबल टेम्परेचर अर्थ का रहता है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैस अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो क्या होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। किस तरह होता है? क्योंकि ज़्यादा हीट को ये ट्रैप कर लेता है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से इनसाइड द अर्थ, आई मीन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हीटेड अप टू ए लार्ज एक्सटेंट, और इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए गुड थिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा अर्थ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है, क्योंकि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो है काफ़ी कम मात्रा में अर्थ का एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, जो कि अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन यही गैस अगर ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में जम जाए और एक लेयर बना दे तो ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेता है, और जो अर्थ का गर्मी है उसको, हीट है उसको बढ़ा देता है, तब उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये देखो बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है। यहाँ पर देखो, सन रे आता है, इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सरफेस तक पहुँचता है, फिर वहाँ से ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है। जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है तो क्या होता है, कुछ रे आपका जो एटमॉस्फेयर है, आप देख सकते हो यहाँ पर लेबलिंग किया हुआ है, एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप हो जाता है और कुछ बाहर चला जाता है। जो टेम्परेचर, जो हीट ट्रैप हो जाता है वो अर्थ को गर्म रखता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मोटा हो जाए एटमॉस्फेयर में, ये जो गैसेस मैंने बताया ग्रीन हाउस गैसेस, तो ज़्यादा हीट को वो ऑब्जर्व कर लेगा और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बच्चों, हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे बहुत ही हार्मफुल गैसेस है, एंड वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, एंड इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ज़्यादा एनवायरनमेंट का जो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम पेड़ को जिस तरह काट रहे हैं, अगर ऐसे काटते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ऑलरेडी बढ़ चुका है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर हम अभी भी हम अपने जो कदम है, गलत कदम उठा रहे हैं पेड़ को काट के, उसको अगर नहीं रोकेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में आता कहाँ से? जैसे बच्चों, हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, वुड को जलाते हैं, इंडस्ट्री से भी रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फॉरेस्ट को काट देते हैं तो क्या होता है, जो रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते थे वो प्लांट यूज़ कर लेता था फोटोसिंथेसिस के समय। लेकिन अभी अगर प्लांट को हम काट देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और एनिमल भी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी होता है एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। तो इसी तरह
carbon dioxide acts as a pollutant. And carbon dioxide is the major ग्रीन हाउस गैस बच्चों, ये आप याद रखो. देन ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ चुके हैं. अभी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्या क्षति हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू एन इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, which causes melting of the glaciers and therefore increased the sea level. Hence it results in flooding the areas around the sea. देखो बच्चों, जब गर्मी बढ़ जाती है अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो आइस कैप है पोलर रीजन में, वो आइस कैप अभी मेल्ट होना शुरू कर दिए हैं. और ये मेल्ट होने की वजह से सी का जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और सी के आसपास जो इलाका होता है वहाँ पर फ्लड होने लगता है. एंड इट ऑल्सो लीड्स टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ. जैसे पहले जैसा देखो बच्चों, हम बचपन में पढ़े थे कि देर आर 6 सीजन्स, लेकिन हम अभी देखते हैं कि धीरे धीरे ये 3 सीजन तक रेस्ट्रिक्ट हो गया है, और 3 सीजन को हम महसूस कर ही नहीं पाते. ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओनली. ठीक है. एंड इंक्रीज्ड रेनफॉल इन डिफरेंट प्लेसेस हैज़ ऑकर्ड ड्यू टू द हायर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. आप जानते हैं कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होता है वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होता है, तो कुछ जगह पर इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होता है. और बारिश ज़्यादा होने से, एक्सेस बारिश होने से क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं फ्लड हो सकता है, आपका एग्रीकल्चर यानी क्रॉप वेस्ट हो सकता है, तो काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं. और क्लाइमेट चेंज के वजह से काफ़ी सारे स्पीसीज एंड उनका जो टेम्परेचर के वजह से उनका जो हैबिटेट, जहाँ रहते हैं, किसी जंगल में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है. या फिर जो आइस में रहते थे, आइस मेल्ट होने की वजह से उनका रहने का जगह नष्ट हो जाता है. तो धीरे धीरे वो स्पीसीज जो होते हैं, चाहे वो प्लांट स्पीसीज या फिर एनिमल स्पीसीज, धीरे धीरे अर्थ से डिसअपियर होने लगे हैं. तो ये बच्चों देखो, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. यहाँ देखो क्या क्या है, आप ये पिक्चर से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता होगा. जहाँ पर देखो गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे बच्चों. चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न, जो स्नोफॉल होता था पहले, वहाँ पर स्नोफॉल कम हो गया है. स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म होता है. एंड बीच में आप देख सकते हो चेंजेस इन एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल. आप जानते हो कि पर्टिकुलरली बर्ड्स एंड फिशेस एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक माइग्रेट करते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए उनको लाइट एंड हीट की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक लाइट एंड हीट. तो उनका माइग्रेशन पैटर्न भी चेंज होने लगा है, और ज़्यादा हमको गर्मी महसूस होता है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, और ज़्यादा गर्मी की वजह से ड्रॉट होता है, एंड फॉरेस्ट फायर भी हो जाता है, जंगल में अपने आप आग लग जाता है. फिर आप देख सकते हैं राइट साइड में लेस स्नो की कमी हो जाती है, और आइस की भी कमी हो जाती है, जो आइसबर्ग मतलब हाइट के हिसाब से आपका जैसे हिमालय में आप जाओगे पूरा वहाँ आपको आइस ही आइस मिलेगा. लेकिन धीरे धीरे ये भी मेल्ट होने लगे हैं. तो ये है बच्चों इफेक्ट्स ऑफ सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. यहाँ और भी आप देख सकते हैं कोरल्स डैमेज हो जाते हैं. कोरल आपको समंदर में ये बच्चे होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में. राइजिंग ऑफ सी लेवल का आप जानते हैं, सी के साथ सारे नदियाँ आकर मिलते हैं. जब सी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो नदियों में भी बाढ़ आ सकती है. एंड सी का वाटर अगर गर्म हो जाए तो उसमें जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल भी मर सकते हैं. अभी बच्चों हमने आपको ओजोन लेयर के बारे में बताया था. ये ओजोन लेयर होता क्या है? ओजोन एक गैस होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाता है, और ये ओजोन लेयर हमारे एनवायरनमेंट को सन से आता हुआ जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है उसी से बचाता है एनवायरनमेंट को. सो ये ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रे को रोकता है अर्थ तक पहुंचने के लिए. ये अल्ट्रा वायलेट रे
बहुत ही हानिकारक होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रे अगर ह्यूमन या फिर किसी एनिमल के स्किन या फिर आई के ऊपर गिरता है ज़्यादा दिन तक या फिर कंटिन्यूसली, तो आई डिजीज़ कॉज कर सकता है या फिर कैंसर कर सकता है, स्किन कैंसर कर सकता है, प्लांट को भी डैमेज कर सकता है। तो इस तरह हमारा ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला होता है, जो सिंबल होता है O3 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और ओजोन का O3 होता है। तो इसीलिए ओजोन लेयर बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये ओजोन लेयर दिन पर दिन घटता जा रहा है, यानी पतला होता जा रहा है, और उसको कहा जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्यों है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर से जो CFC गैस रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही ओजोन लेयर को, ओजोन गैस फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर बनना धीरे धीरे बंद हो रहा है और ओजोन लेयर पतला होता जा रहा है। और ये पतला होने के वजह से जो सन का अल्ट्रावायलेट रे है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच रहा है, और अर्थ का सरफेस में जो प्लांट है, जिस जगह पर ये अल्ट्रावायलेट रे पहुंचता है, जहाँ पर ओजोन लेयर थिन है, वहाँ पर ये प्लांट को और एनिमल्स को दोनों को नुकसान पहुँचाता है। और बच्चों हम फिर ये जो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? एक तो है हम लग्जरियस लाइफ लीड करना चाहते हैं, दूसरा है अर्थ का गर्मी इतना बढ़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को कूल रखना चाहते हैं, ठंडा रखना चाहते हैं, इसलिए ये सारे जो एप्लियंसेस है उसको यूज़ करते हैं, और जिसका नतीजा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। तो ये बच्चों आप देख सकते हो, आप यहाँ पर देखो सन से सन रे आ रहा है, लेकिन आप देखो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ओजोन लेयर, जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है। लेकिन आप देखो कुछ जगह पर जो है CFC जहाँ पर रिलीज हो रहा है, वहाँ पर आपका ओजोन लेयर थीन हो गया है, पतला हो गया है, जिसके वजह से अल्ट्रा वायलेट रे जो है सन का रे अंदर तक आ रहा है। लेकिन जहाँ मोटा है आपका जो ओजोन लेयर है, वहाँ पर सन का जो अल्ट्रा वायलेट रे है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। तो बच्चों ये है हमारा जो ओजोन लेयर क्या होता है और ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। ये पिक्चर आप अच्छी तरह देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट। देन प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। बच्चों एयर पोल्यूशन, क्योंकि हम अभी जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, तो हम खुद को रोक तो नहीं सकते, लेकिन बच्चों हम उसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। नहीं तो इसका नतीजा हम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है, और आगे भी चल के हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमको कुछ स्टेप्स लेना है बच्चों। वो स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, एंड दिस में ऑल्सो कम एज योर important question. Switching to cleaner fuel like CNG and LPG and unleaded uh, um, petrol can also decrease the air pollution. Generating awareness, लोगों के बीच awareness क्रिएट करना है कि किन चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है और उसको किस तरह रोका जाए। इंक्रीजिंग द यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर। हम किस तरह सोलर एनर्जी, आजकल आप देख रहे हो बच्चों, इवन इन योर सिटी ऑल्सो द सोलर एनर्जी, द सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू जनरेट एनर्जी, स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए। विंड एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो पावर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पोल्यूशन नहीं होता। होता है लेकिन बट बच्चों बहुत कम होता है। लाइक प्लांटिंग मोर ट्रीज, जितना प्लांट हम करेंगे, प्लांटेशन हम करेंगे, उतना कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम होगा और हमारा ग्लोबल वार्मिंग बंद होगा। और इसीलिए हम इंडिया में वन महोत्सव वीक, जुलाई का
जो महीना होता है उसका फर्स्ट वीक होता है, 1 तारीख से 7 तारीख तक हम वन महोत्सव ऑब्जर्व करते हैं. ड्यूरिंग दिस वीक all the institutions and the individual people even plant a tree. Okay, and in this way we are progressing towards creating a forest. उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ बर्निंग ड्राई लीव्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स दे शुड बी डम्प्ड इनटू कंपोस्ट. हम क्या करते हैं? पत्ते को इकट्ठा करते हैं, उसको जला देते हैं, लेकिन हम उसको अगर डंप कर दे तो वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सकता है. उसी तरह यूजिंग गैस स्टोव इंस्टेड ऑफ बर्निंग कोल और वुड टू कुक फूड. शेयरिंग व्हीकल्स और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हम अगर बस में जाते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम? लग्जूरियस लाइफ स्टाइल की वजह से हम अपना खुद का एक कार रखना चाहते हैं, और कार में मान लो आपको एक जगह जाना है, एक आदमी को जाना है, फिर भी हम कार लेके जाते हैं, तो वहाँ से उस व्हीकल से, उस कार से जितना पॉल्यूटेंट्स रिलीज होता है उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं. तो इसको भी रेस्ट्रिक्ट करना है, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमको यूज़ करना है. यूजिंग इको फ्रेंडली पेंट्स एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फॉर हाउस होल्ड एंड अदर बिल्डिंग्स. तो ये था बच्चों डिफरेंट स्टेप्स वी हैव टू टेक टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. तो बच्चों आज हम इस सेशन में पूरी तरह एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ें. एयर पोल्यूशन का कॉजेस, एयर पोल्यूटेंट्स होते कहाँ है, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, क्या होते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है, खास करके आपका जो ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एसिड रेन के बारे में हमने पढ़ा. तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन इन गंगा, वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स एंड यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और मैंने कोशिश किया आपको सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट देने के लिए. आपने इस वीडियो को देखा. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जब 9th क्लास में जाओगे तो 9th क्लास का वीडियो आपको मिलेगा. और क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपके क्लास 8th का, तो बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा अंत तक. थैंक यू वंस अगेन.